इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि एक झपकी ने उसे $15,000 कैसे दिलवाए। आप हर 24 घंटों में से करीब 8 घंटे सोकर व्यतीत करते हैं, यानी अपने पूर्ण जीवन काल का 1/3 हिस्सा। यह जीवन का अनवरत नियम है। यह जीव जंतुओं और पौधों पर समान रूप से लागू होता है। निद्रा एक दिव्य नियम है और हमारी कई समस्याओं का जवाब तभी हमारे पास आता है जब हम अपने बिस्तर पर सोए हुए होते हैं। कई लोगों ने इस सिद्धांत का पक्ष लिया कि जब हम दिन में थक जाते हैं तब हम अपने शरीर को विश्राम देने के लिए सोने चले जाते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब शरीर अपनी मरम्मत करता है। सोते समय कोई भी अंग विश्राम नहीं करता। दिल, फेफड़े और शरीर के सभी जरूरी अंग आपके सोते रहने पर भी अपना काम करते रहते हैं। यदि आप सोने से पहले खाना खाते हैं तब भी खाने का पाचन और अवशोषण होता है। आपकी त्वचा पसीना निकालती है और आपके नाखून और बालों का बढ़ना जारी रहता है। आपका अवचेतन कभी भी आराम नहीं करता अथवा सोता नहीं है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी जरूरी शक्तियों को नियंत्रित करता रहता है। जब आप निद्रा में होते हैं तब शरीर की उपचार प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि आपके चेतन मस्तिष्क का इस समय कोई दखल नहीं होता। जब आप सोए हुए होते हैं तब आपको अद्भुत जवाब मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? डॉक्टर जॉन बिगेलो निद्रा पर एक प्रसिद्ध शोधकर्ता, न्यूयॉर्क और लंदन में हार्पर ब्रदर्स द्वारा 1903 में प्रकाशित निद्रा का रहस्य लेखक जॉन बिगेलो हैं। उन्होंने प्रदर्शित किया कि रात्रि में जब आप सोए हुए होते हैं तब आप इस तरह के लक्षण दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि आँख, कान, नाक और स्वाद ग्रंथियों की नाड़ियां निद्रा में भी बहुत सक्रिय रहती हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि आपके मस्तिष्क की नाड़ियां भी बहुत सक्रिय रहती हैं। उनके अनुसार हमारे सोने का मुख्य कारण यह है कि हमारी आत्मा का बेहतर हिस्सा हमारी उच्च प्रकृति के निराकार के साथ एक होता है और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और पूर्ण ज्ञान में सहभागी बनता है। डॉक्टर बिगेलो यह भी कहते हैं कि मेरे इन अध्ययनों से मिले परिणामों ने न केवल मेरी यह सोच पक्की की है कि दैनिक निवृत्तियों और कार्यों से केवल मुक्त करना ही नींद का मुख्य ध्येय है, बल्कि इसने मेरी इस सोच को भी स्पष्ट किया कि मनुष्य के जीवन का कोई भी हिस्सा विषमता और उत्तम आध्यात्मिक विकास के लिए इतना जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए जितना वह अपनी निद्रा में इस अभूतपूर्व दुनिया से अलग रहने पर होता है। प्रार्थना निद्रा का एक रूप। आपका चेतन मस्तिष्क रोजमर्रा के गुबारों, कलह और विवादों में फंस जाता है। यह बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की समझ, साक्ष्यों और व्यक्तिपरक दुनिया से बीच बीच में संपर्क तोड़ना चाहिए और अपने अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक बुद्धिमत्ता के साथ चुपचाप शांति से बातचीत करनी चाहिए। अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में मार्गदर्शन, शक्ति और बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता को पाकर आप अपनी सभी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं और अपनी दैनिक कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार समझ, साक्ष्यों, शोर शराबे और दैनिक उलझनों से निजात पाना भी नींद का एक प्रकार है। उदाहरण स्वरूप आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए हुए और अपने अवचेतन मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जाग सकते हैं। नींद की कमी के चौंकाने वाले प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, बदमिजाज और उदास बना सकती है। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन के अनुसार, मेरा विश्वास है यह सहज रूप से कहा जा सकता है कि सभी मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। ज्यादातर मनुष्यों को इससे ज्यादा समय की जरूरत होती है। वे जिनका विचार है कि उनका काम इससे कम से चल सकता है, वे अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। चिकित्सीय शोध के विद्यार्थी जो नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी पर खोजबीन कर रहे थे,
उन्होंने इस ओर इशारा किया कि गंभीर अनिद्रा वाले व्यक्ति आगे चलकर कुछ मामलों में मानसिक अवरोध का सामना कर सकते हैं। याद रखें, नींद में आप आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो सकते हैं और जिंदगी में खुशी और जीवन शक्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। आपको ज्यादा नींद की आवश्यकता है। एक लेख में रॉबर्ट ओब्रायन लिखते हैं, हो सकता है आपको अधिक नींद की आवश्यकता हो। रीडर्स डाइजेस्ट की एक रिपोर्ट नींद पर किए गए निम्नलिखित प्रयोग के बारे में बताती है कि पिछले 3 वर्षों में वाशिंगटन डीसी के वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में 100 से ज्यादा आर्मी और सिविलियन स्वयंसेवकों पर प्रयोग किए गए। उन्हें 4 दिन तक जगाकर रखा गया। उनके व्यवहार और व्यक्तित्व पर उसका असर मापने के लिए हजारों परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों के परिणामों ने वैज्ञानिकों को नींद के रहस्य पर आश्चर्यजनक नई जानकारियां उपलब्ध करवाई। वे अब जानते हैं कि थका हुआ मस्तिष्क जाहिर है नींद के लिए इतना भूखा है कि वह इसको पाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। केवल कुछ घंटों की नींद के अभाव में छोटी छोटी नींद, जिन्हें झपकियां भी कहते हैं, या सूक्ष्म नींद 1 घंटे में 3-4 बार आने लगती है। जैसा कि असली नींद में होता है, पलकें झुक जाती हैं, दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं। हर झपकी कुछ क्षणों की होती हैं, कभी खाली तो कभी कभी वे तस्वीरों से भरी होती हैं, तो कभी सपनों के बोझ से। अनिद्रा का समय जैसे जैसे बढ़ता गया, झपकियां और बढ़ती गई और उनका समय भी बढ़ता गया, शायद 2 से 3 सेकंड का। यदि वह व्यक्ति एक एयरलाइनर को तूफान में भी चला रहा होता, तब भी वह इन सूक्ष्म नींदों को कुछ बेशकीमती सेकंड के लिए छोड़ नहीं पाता। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे कई व्यक्ति जो कार चलाते हुए सो गए थे, वे इसकी गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी का दूसरा चौंकाने वाला प्रभाव इसका मानव याददाश्त और सोचने की शक्ति पर था। नींद की कमी वाले कई व्यक्ति उन सूचनाओं को याद रखने में नाकामयाब रहे जो उन्हें काम के दौरान करने के लिए कहा गया था। उन परिस्थितियों में जहां उन्हें कई चीजें अपने दिमाग में रखकर काम करने के लिए कहा गया था, वे हड़बड़ा गए, उसी प्रकार जैसे किसी पायलट को करना चाहिए जब वह कुशलतापूर्वक हवा के रुख, उसकी गति, ऊंचाई सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित लैंडिंग के लिए रास्ता चुनता है। नींद सलाह देती है। एक युवती जो रेडियो पर सुबह का मेरा व्याख्यान सुनती है, उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क में उसकी वर्तमान तनख्वाह से दुगनी तनख्वाह की नौकरी की पेशकश की गई। वह सोच में थी कि उसे वह स्वीकार करे या न करे। उसने सोने से पहले यह प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक बुद्धिमत्ता को पता है कि मेरे लिए उत्तम क्या है। इसका झुकाव जिंदगी की ओर होता है और यह मुझे सही निर्णय दिखाएगी जो मेरे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी होगा। मैं उसके जवाब के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे पता है मेरे पास आएगा। उसने इस सरल सी प्रार्थना का सोने से पहले लोरी की तरह बार बार पाठ किया और सुबह उसके अंदर यह भाव लगातार बना रहा कि उसे यह नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और फिर आगे होने वाली घटनाओं ने उसके आंतरिक ज्ञान को सच साबित किया, क्योंकि अपनी नौकरी के प्रस्ताव के कुछ महीने बाद वह कंपनी कंगाल हो गई। चेतन मस्तिष्क जिन विषयों के तथ्यों को जानता है उन पर वह सही हो सकता है, लेकिन उसके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर्ज्ञान ने पूछे गए प्रश्न की असफलता को देख लिया था, इसलिए उसने उसे उसके अनुसार प्रेरित किया। कुछ आपदाओं से बचाया। मैं यह दिखाता हूं कि कैसे आपके अवचेतन मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता ने आपको आदेश दिया और आपकी रक्षा की जब आपने सोने पर जाने से पहले सही कार्य करने की याचना की। कई वर्ष पहले दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व मुझे पूर्वी देश से एक बहुत आकर्षक कार्यभार का प्रस्ताव दिया गया और मैंने सही मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, मेरे अंदर की अनंत बुद्धिमत्ता सभी चीजें जानती हैं और उसी क्रम में मुझे सही निर्णय बताएगी। मेरे पास जब सही जवाब आएगा
तब मैं उसे पहचान जाऊंगा। मैंने इस सरल प्रार्थना को सोते समय एक लोरी की तरह बार बार दोहराया और एक सपने में वह सजीव सच्चाई की तरह आया, जो 3 साल बाद होने वाला था। एक पुराना दोस्त मेरे सपने में आया और उसने कहा, इस मुख्य लाइन को पढ़ो मत जाओ। युद्ध से संबंधित समाचार पत्र की मुख्य खबर सपने में दिखी, जिसमें पर्ल हार्बर पर आक्रमण की खबर थी। कभी कभी लेखक भी वास्तव में सपने देखता है। उपर्युक्त स्वप्न निःसंदेह अवचेतन मस्तिष्क का नाटक था, जिसने उस व्यक्ति को दिखाया जिसका मैं आदर और विश्वास करता था। कुछ को यह चेतावनी सपने में मां के रूप में आ सकती है। वह उस व्यक्ति को यहां वहां जाने से मना करती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क सर्वज्ञानी है। उसे सब कुछ पता है। अक्सर यह उस आवाज में बात करता है जिसे आपका चेतन मस्तिष्क तुरंत सच की तरह स्वीकार करता है। कभी कभी आपका अवचेतन उस आवाज में चेतावनी देता है जो आपकी मां अथवा आपके प्रिय की हो सकती है, जो आपको सड़क पर रोकता है और आपको पता चलता है कि यदि आप दूसरा पैर आगे बढ़ाते तो खिड़की से गिरने वाली वस्तु सीधे आपके सिर पर गिरती। मेरा अवचेतन मस्तिष्क सार्वभौमिक अवचेतन के साथ मिलकर एक हो गया था। उसे पता था कि जापानी युद्ध की योजना बना रहे थे और इसे यह भी पता था कि युद्ध कब शुरू होगा। ड्यूक विश्वविद्यालय के मनोविभाग के निर्देशक डॉक्टर राइन ने बहुत बड़ी मात्रा में साक्ष्य एकत्र किए हुए हैं जो यह बताते हैं कि विश्व में बहुत से व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं को उनके घटने से पूर्व देख सकते थे और कई जगह इसके कारण उन्होंने दुर्घटना से बचाया जिसे उन्होंने सपने में सजीवता से देखा था। एक सपने में मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की मुख्य लाइनों को पर्ल हार्बर में घटने से 3 वर्ष पहले देखा था। इस सपने के आधार पर फौरन मैंने वह यात्रा निरस्त की क्योंकि मेरे अवचेतन ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया। 3 वर्ष पश्चात दूसरे विश्वयुद्ध ने मन के अंदर के भाव को सच साबित किया। भविष्य अवचेतन मस्तिष्क के अंदर। याद रखें कि भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम, वह आपके मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद है, केवल इसे प्रार्थना द्वारा बदल सकते हैं। इसी प्रकार देश का भविष्य उस देश के लोगों के सामूहिक अवचेतन के हाथ में है। इस स्वप्न में ऐसा अजीब कुछ नहीं है कि सपने में मैंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले मुख्य लाइनें न्यूयॉर्क के समाचार पत्र में देखी थी। मस्तिष्क में युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था और आक्रमण की योजना पहले से ही इस महान रिकॉर्डिंग उपकरण में थी, यानी अवचेतन मस्तिष्क अथवा विश्व के सामूहिक अवचेतन मस्तिष्क में अंकित है। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मस्तिष्क में हैं। इसी प्रकार अगले हफ्ते और फिर अगले महीने जिन्हें प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक अथवा दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है। कोई भी आपदा अथवा दुर्घटना नहीं घट सकती यदि आप प्रार्थना करने का निर्णय लें। कुछ भी पहले से निश्चित अथवा पहले से आदेश नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार आप सोचते, महसूस और विश्वास करते हैं, वही आपका भाग्य निश्चित करता है। आप अपनी वैज्ञानिक प्रार्थना, जो पहले अध्याय में बताई गई है, वह आपका अपना भविष्य ढालेगा और बनाएगा। जैसा मनुष्य बोएगा वैसा ही काटेगा। एक झपकी ने उसे $15,000 दिलवाए। 3-4 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम रे हैमरस्ट्रॉम था, उसके बारे में मेरे एक छात्र ने अखबार की एक खबर भेजी। यह व्यक्ति पिट्सबर्ग में एक जोन्स और लॉफलिन स्टील कॉरपोरेशन में एक रोलर चलाने वाला था। उसे अपने सपने के लिए $15,000 मिले। लेख के अनुसार कई इंजीनियर एक नई लगी हुई मशीन जो ठंडे वाले सांचे में सीधी छत डालने को नियंत्रित करती थी, उसके एक खराब स्विच को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उस पर 12-13 बार काम किया, लेकिन वे उसे ठीक करने में असफल रहे। हैमरस्ट्रॉम ने उस समस्या पर बहुत विचार किया और एक नई डिजाइन बनाने की सोची जो कामयाब हो सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दोपहर उसने छोटी सी झपकी लेने की सोची,
झपकी लेने से पहले उसने स्विच की समस्या को ठीक करने के बारे में सोचा। उसने एक सपना देखा जिसमें एक स्विच की उत्तम डिजाइन बनी हुई थी। उठने पर उसने उस नई डिजाइन का चित्र बनाया जैसा उसने सपने में देखा था। उसकी कल्पनाशील झपकी ने उसे $15,000 का इनाम दिलाया। उस कंपनी में किसी को मिलने वाली सबसे बड़ी राशि उसके नए विचार के लिए थी। कैसे एक प्रोफेसर ने अपनी समस्या का हल नींद में निकाला। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में असीरियाई के प्रोफेसर डॉक्टर H.V. हेल्परेच ने इस प्रकार लिखा, एक शनिवार शाम मैं बहुत परेशान था। मैं सफलेमानी पत्थर के 2 छोटे टुकड़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता था कि ये किसी बेबीलोन निवासी की अंगूठी का हिस्सा थे। एक मध्य रात्रि को मैं परेशान और थका हुआ बिस्तर पर गया और एक अद्भुत सपना देखा। एक लंबा और पतला निपुर का पादरी जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, वह मुझे मंदिर के खजाने की ओर ले गया। यह एक छोटा सा कम ऊंचाई वाला कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। उसके फर्श पर सफलेमानी पत्थर और चटकीले नीले रंग के पत्थर बिखरे पड़े हुए थे। उसने मुझसे निम्नलिखित बातें इस प्रकार से कहीं, 2 टुकड़े जिनके बारे में तुमने अलग अलग पृष्ठ संख्या 22 और 26 में लिखा है वे उंगलियों की अंगूठी नहीं हैं। पहले 2 गोले ईश्वर की मूर्ति के कान के बुंदे हैं। 2 टुकड़े जो तुम्हारे पास हैं उसका हिस्सा हैं। यदि तुम उन्हें साथ रखोगे तो मेरे शब्द सही साबित होंगे। मैं तुरंत उठ गया। मैंने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा और आश्चर्यजनक ढंग से मैंने अपना सपना सच पाया। मेरी समस्या का हल आखिर निकल आया था। यह इसको स्पष्ट करता है कि उसके अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक अभिव्यक्ति उसकी सभी समस्याओं का जवाब जानती थी। एक प्रसिद्ध लेखक के लिए उसके अवचेतन ने कैसे कार्य किया जब वे सोए हुए थे। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अपनी एक पुस्तक जमीन के पार में एक पूरा अध्याय सपनों पर लिखा है। वह एक सजीव स्वप्नदर्शी थे और उन्हें सोने से पूर्व अपने अवचेतन को विशिष्ट आदेश देने की आदत थी। वे अपने अवचेतन को कहानियां बनाने की प्रार्थना करते जब वे सो जाते थे। उदाहरण के तौर पर यदि स्टीवेंसन के पास धन की कमी होती तो उनका अपने अवचेतन को निम्नलिखित प्रकार का आदेश होता, मुझे एक रोमांचकारी उपन्यास दो जो बाजार में बिकने वाला और फायदा देने वाला हो। उनके अवचेतन ने उन्हें बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। स्टीवेंसन कहते हैं, यह छोटे छोटे केक उनके अवचेतन की बुद्धिमत्ता और शक्ति मुझे एक-एक करके कहानियां सुनाते हैं, ठीक एक सीरियल की तरह, और मुझे इनका निर्माता बनाते हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान उनका ध्येय क्या है, इसके लिए वे पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं। फिर उन्होंने कहा, मेरे हिस्से का वह कार्य जो पूरा हो गया था जब मैं जागता हूँ, वह जबकि वह पूर्ण रूप से जागृत और चेतन है, किसी भी रूप में जरूरी नहीं है कि मेरा हो, क्योंकि यह सब यह दिखाने के लिए हो रहा था कि केक अवचेतन का उसमें भी हाथ था। शांति से सोइए और खुशी से जागिए। वे व्यक्ति जो अनिद्रा से पीड़ित हैं, उन्हें यह प्रार्थना बहुत प्रभावकारी लगेगी। सोने से पहले इसे शांतिपूर्वक, धीमे धीमे और प्यार से कहिए, मेरे अंगूठे आराम की अवस्था में हैं, मेरे टखने आराम से हैं, मेरी गर्दन आराम से है, मेरा दिमाग आराम की अवस्था में है, मेरा चेहरा आराम से है, मेरी आंखें आराम की अवस्था में हैं, मेरा पूरा मस्तिष्क और शरीर आराम की अवस्था में है। मैं हर एक को अपनी इच्छा से माफ करता हूँ और मैं दिल से उनमें सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति तथा जीवन के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं स्वयं शांति में हूँ, मैं संयत, निर्मल और शांत हूँ। मैं स्वयं को सुरक्षित और शांत महसूस करता हूँ। एक गहरी स्थिरता मेरे चारों ओर है और एक गहरी शांति मुझे पूर्ण रूप से शांत करती है, और मैं अपने अंदर एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। मैं स्वयं को प्रेम की चादर में लपेटकर सभी के प्रति मंगल कामना की भावना के साथ सो जाता हूँ। पूरी रात शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवंतता और प्रेम से सराबोर रहूंगा।
एक ट्रेन का गोला मेरे चारों ओर खींच दिया गया है। मैं किसी अमंगल भावना से नहीं डरता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं गहन शांति के साथ सोता हूँ और उसके अंदर में जीता, चलता फिरता और स्वयंभू बना रहता हूँ।